रिकॉइलिंग हो गई, या आप ये कोलिजन्स वगैरह देखते हो, जितने भी कोलिजन्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब के लिए मोमेंटम जरूरी है। एवरीबडी नीड्स मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। कंटेन मतलब कि ये जो मोशन है, ये जो आपका बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, इसके मोशन के सारी जानकारी इसके मोमेंटम में बैठी है, ठीक है। और अगर इसको क्वांटिटी वाइज देखना चाहें तो मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। मास इनटू वेलोसिटी, देखो सीधा सीधा सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसी का ही कंक्लूजन निकल के आता है F इज इक्वल टू एम मास इनटू एक्सेलरेशन। बट लॉ तो हमारा यही है। सो सी मोमेंटम इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करते हैं तो हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। जैसे ही हमारा सर्कुलर मोशन आएगा हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज नथिंग। मोमेंटम इज योर वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स, या आप बोलोगे दैट डिफाइंस द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कभी कभी आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक एग्जाम में जैसे कि आप बोलोगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब अगर दो बॉडी दे दिया जाए, एक बॉडी का मान लो कि अगर मैं ये कहना चाहूँ, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक बॉल आके एक बड़े से डब्बे से, कार से आके टकराई है, कॉलिजन हुआ है, तो एक लॉ होता है इसके बाद आएगा जिसे हम लोग लॉज ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अब ये कहेगा कि भैया P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि आप बोलोगे कि बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम बराबर होता है। बट सपोज करो, ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले ये सोचो कि एक मोमेंटम इसका है, एक मोमेंटम आपके कार का है, एक मोमेंटम आपके बॉल का है, ठीक है। कार बॉल का मास दे दिया है, कार का मास दे दिया है, कार का मोमेंटम दे दिया है, वेलोसिटी दे दी है, किसी एक का कुछ नहीं दिया है, तो आप सीधा रेशियो निकाल के चीज़ों को निकालोगे। क्लियर है? निकालोगे। लेकिन एक चीज़ और है, अगर मान लो कि बोला जाए कि कार को धक्का देके मूव कराया गया और बॉल को भी धक्का देके मूव कराया गया, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? एक कार है, एक बॉल है, ठीक है। अब बॉल का मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल। और कार का मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, राइट। तो एक बात बताओ, इसका मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका मास ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है, कार का मास ज्यादा है, बॉल का मास ज्यादा थोड़ा ना है। इसका मतलब मोमेंटम भी किसका ज्यादा होगा? बॉल का ज्यादा होगा कि कार का ज्यादा होगा? कार का ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग कि मोमेंटम इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एनी बॉडी टू बी एनालाइज्ड इन मोशन। ओके, चलते हैं यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपके क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है फर्स्ट वाली, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट है उसके पीछे ढेर सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स दिए हुए। एवरी डे लर्न 10 एटलीस्ट 10। मैम हमारा लॉज ऑफ मोशन। देखो, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट। बट हम लोग ये ऐसा यूनिट में बोलते हैं, एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस में हम लोग डाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकता है, न्यूटन में हो जाए, किसी में हो जाए, अपने को कि नहीं। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम में होगा। सो देर इज वन रिलेशन कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन्स। अब एग्जाम में कैसे कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ये सारे यूनिट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 kg वेट और जीएफ 980 डाइन्स का होता है, याद रखना। 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने वाली बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स बेटा कहाँ कहाँ होता है? इम्पल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बता दूँ इम्पल्स होता कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि मानो कि अगर कोई बॉल है, ठीक है, और वो बॉल एक क्रिकेटर कैच कर रहा है अपने हाथ से, ठीक है, कैच करता है ना फील्डिंग के समय, तो यस मैम। वो क्यों वो अपना हाथ हमेशा डाउन स्टेयर्स में रखता है बेटा? कैच करने के लिए वो अपना हाथ हमेशा डाउन स्टेयर्स में रखता है कि बॉल उसके हाथ में आके गिरे। क्यों? जिससे कि वो अपने हाथ को बचा सके। क्लियर? क्यों बेटा? क्योंकि इम्पल्स का वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? देखिए इम्पल्स इज इक्वल टू, म्यूट कर दो,
इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, राइट? या आप ये भी कह सकते हो कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। अब देखो, मैंने जब बोला कि क्रिकेटर जो है अपने हाथ को नीचे रखते हैं, क्यों हाथ को नीचे रखते हैं? बिकॉज इससे टाइम लैग इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इम्पल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम बढ़ेगा तो इम्पल्स बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि ये एफ क्या होता है? एफ होता है फोर्स, एफ होता है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या आप फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी भी बोल सकते हो। कह सकते हो ना? सो ऑल दीज आर व्हाट बेटा, इसी वजह से ही हम क्रिकेटर जो है हाथ नीचे रखते हैं। या आप बोलो कि कार हो गया, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, ये सब के सब क्या है? स्प्रिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंग से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शॉकिंग, इस बाइक का शॉकिंग अच्छा है, इसका शॉकिंग अच्छा है, उसका शॉकिंग अच्छा है। क्यों? जिससे कि ये जो टाइम इंटरवल होता है ना, बसों को जर्क लगता है कि नहीं, इस जर्क से अपने इसको सेव करके रखने के लिए ही वो बनाते हैं। ठीक है, जिससे पीछे के जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनको हेल्प मिले। सो इम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो आपके जो बोगीज होते हैं ट्रेन्स के, उनमें बफर्स लगाए जाते हैं कि जिससे जर्क कम हो जाए। या कोई भी पर्सन आप देखे होंगे कि फ्रोज़न, क्या होता है, फ्रोज़न वर्ल्ड टाइप का नाम देते हैं, जिसकी ज़मीन क्या होती है, बर्फ़ की होती है, राइट? तो एक बंदा जो बर्फ में डायरेक्ट गिर रहा है, एक बंदा जो खाली मिट्टी में डायरेक्ट गिर रहा है, किसको ज़्यादा चोट लगेगी? बर्फ वाले को कि इसके? हम्म, बताओ। देखो, जो बंदा आपके आइस में गिरेगा उसको ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है, रादर दैन इसको। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम मिला होता है बेटा गिरने के लिए, और इसका जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है वो लेस होगा, लेस होगा। तो लेस होगा इसलिए उसको टाइम ज़्यादा मिल गया और उसको चोट कम लगी। क्लियर? उसी तरह आप ये वाला भी देखोगे कि जो जितने भी चाइना डिशेस होते हैं ना, सुना होगा चाइना डिशेस, जो शीशे के कप प्लेट्स होते हैं, उनको किस में रैप किया जाता है? उनको बेटा जो स्ट्रॉज होते हैं इसमें रैप किया जाता है, जिससे कि जर्क ना पड़े और इजीली बिना ब्रेक होके वो ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सके, उनमें डैमेज ना हो। सो दीज आर, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये सारी चीज़ें तो हम लोग नेचर में कब का देख रहे हैं। वी सी ऑल दीज थिंग्स इन नेचर सो मेनी टाइम्स, बट इसके पीछे फिजिक्स क्या है? इसके पीछे फिजिक्स क्या है? फिजिक्स यही है, इम्पल्स। फिजिक्स क्या है? इम्पल्स। ठीक है, सो फिजिक्स इज व्हाट, फर्स्ट डे ओनली आई टोल्ड यू दैट फिजिक्स इज स्टडिंग द नेचर। बहुत खूबसूरत है, बस समझने की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट पेज। तो सेम है। अब देखो, मुझे ये करवाना है जिनके इसके क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कोई, मैं क्या कह रही हूँ कि हमारी जो लिफ्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या स्टेशनरी है मान लो, और वहाँ पर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। और फिर क्या हो रहा है भाई, अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इस मैन के ऊपर कितने सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो देखो, पहला क्या होगा कि मैन अपना जो है रिएक्शन दिखाएगा वेइंग मशीन से अपवर्ड के डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में मैन अपना, ये मैन है तो उसका रिएक्शन दिखाएगा। क्या रिएक्शन दिखाएगा? कैपिटल एम और जी। ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड। क्लियर है? इसके बाद क्योंकि लिफ्ट है, ठीक है, वो जीरो है, एक्सेलरेशन जो लिफ्ट की है वो जीरो है। तो जो लिफ्ट के कारण, क्योंकि एक्सेलरेशन लिफ्ट की जीरो है, मेरा एक्सेलरेशन तो जीरो है, और जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, सो व्हाट आई विल से कि हमारा उसके वजह से फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एफ इजिकल टू एम ए होता है। तो लिफ्ट के वजह से अपने को कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उस पर्सन को कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो रिएक्शन जो होगा वेइंग मशीन का वो क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम इजिकल टू टोटल एम जी। क्लियर है? तो जो एपरेंट वेट ऑफ द मैन होगा वो क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। ठीक है, और वो सेम ही रहेगा अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना? अब दूसरा केस, अगर मान लो लिफ्ट जो है वो एक एक्सेलरेशन कर रही है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन कर रही है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर उस इंसान के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा? अब हम देखेंगे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा जी।
पहली बात तो वेइंग मशीन का रिएक्शन आएगा, वेइंग मशीन का रिएक्शन आएगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। साथ ही साथ जो फोर्स होगा मैन के ऊपर, किसके, लिफ्ट के मोशन की वजह से, क्योंकि लिफ्ट तो चल रही है और वो भी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो एक तो मैन के खुद का रिएक्शन होगा जो कि आर डैश अपवर्ड होगा, जो कि एम जी होगा। दूसरा होगा लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से जो भी ऊपर की तरफ जा रही है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो अपवर्ड में भाई दो हो गए, क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, मास तो मैन का एम ए है, तो ये दोनों हो गया। तो इसका मतलब जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट होगा बेटा किसका, मैन का, लिफ्ट में मूव करने के वजह से, लिफ्ट के वेइंग मशीन में खड़े होने के वजह से वो क्या हो जाएगा, आर जो होगा, कैपिटल मास दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस ए हो जाएगा। ए किसका एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। क्लियर है ना। अब देखो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लिफ्ट मूव करी थी, अगर लिफ्ट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर लिया तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए तो भाई जो एक तो रिएक्शन तो उसका अपवर्ड ही जाएगा लिफ्ट का, जो कि आर इज इक्वल टू एम जी होगा। लेकिन क्योंकि उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो आर डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में तो इसे यानी कि माइनस साइन के साथ। सो व्हाट आई विल डू कि टोटल एपरेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब टोटल एपरेंट आपका क्या कहते हैं वेट उस मैन का क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू, सॉरी एम कॉमन ले लेंगे, कैपिटल जो एम होगा वो उसका मास है तो जी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है। ये पार्ट आपको कब हेल्प करेगा बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स का। क्लियर है ना। कंजर्वेशन मोमेंटम तो पता ही है कि मोमेंटम क्या कह रहा है, मोमेंटम टोटल मोशन कंटेन कर रहा है कोई बॉडी, उसको ही हम उसका मोमेंटम मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है तो मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब दो बॉडी आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करेगी, क्या कर रही है, म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही है, टकरा रही है, कुछ भी कर रही है, माथाफोड़ी कर रही है अपना, ठीक है, तो वो जो टोटल सिस्टम बना उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, अगर इस सिस्टम के बाहरी तत्व कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। क्लियर है। अब मैंने मतलब यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि P1 और P2 जो है दो बॉडीज़ के मोमेंटम थे, P1 और P2 दो बॉडीज़ के मोमेंटम थे, तो क्या हुआ कि दोनों इंटरैक्ट किए, टकराए, ठीक है। तो भाई अगर दोनों का मोमेंटम हम टकराने से पहले अगर ये दो उनके मोमेंटम थे तो इक्वल टू हो जाएगा बेटा, जब वो टकराना उनका ख़त्म हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके के होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो, इट इज़ इनिशियल, इट इज़ फाइनल, या आप कह सकते हो ये बिफोर इंटरैक्शन या कॉलिजन, इंटरैक्शन या कॉलिजन बोल सकते हो, और ये क्या है, आफ्टर इंटरैक्शन और कॉलिजन, इज दिस ओके, आई थिंक इट इज़ ओके। मैंने क्या कहा कि इनिशियली बॉडी मूव कर रही है तो मूव किसी वेलोसिटी तो मूव कर रही है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी है इसलिए ये u1 हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। लेकिन जब फाइनली वो टकरा गई तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो वो v1 एंड v2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम एक का प्लस मोमेंटम दूसरे का इज इक्वल टू आफ्टर का m1, सॉरी इसको 1 लिखना पड़ेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है ये चीज़। तो आपको बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है बेटा, आपको बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है, आपको क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका काम क्या है कि अगर अच्छा कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, या आप कहीं कहीं पर ये भी देख सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम बोला जा रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम बोला जा रहा है। क्लियर। बात दोनों की एक ही है कि सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है ना। चलो अब ये क्या कह रहा है बेटा जी, ये कह रहा है कि एक 30 kg का शेल है एंड फ्लाइंग विद एट दिस, चलो तो मेरे पास मास और वेलोसिटी मिल गई। व्हेन इट एक्सप्लोड्स इट्स वन पार्ट इज 18 kg, स्टॉप्स व्हाइल रिमेनिंग पार्ट्स फ्लाइज ऑन,
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर। समझ में आया कि एक 30 kg का फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं पे जाके एक्सप्लोड कर गया ब्रूम, तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट तो स्टॉप हो गई, यानी कि जो V1 है वो 0 हो गया, क्लियर, लेकिन जो V2 है वो कुछ था, तो उसकी वैल्यू क्या थी ये बताओ मुझे। और ये इनिशियली उड़ किससे रहा था, 48 मीटर पर सेकेंड से उड़ा था, और केजी का इसका शेल था। तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो मुझे एक बात बताओ, दूसरा जो वन पार्ट है जो स्टॉप हुआ वो 18 kg का, दूसरे का तो केजी भी नहीं बताया गया है, इसका तो मास भी नहीं बताया गया है, कोई बात नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कि पहले का जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल का इज इक्वल टू फाइनल का मोमेंटम होगा। पहले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी, तो 30 इंटू 48, और दूसरे का क्या हो जाएगा, मास क्या है पहले का 18 इंटू V1 लिख दो जो कि 0 है, और प्लस 30 माइनस 18 हो जाएगा, 30 माइनस 18 हो जाएगा V2 जो कि मुझे निकालना है, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को तो पूरा 0 कर दूंगी, बचा मेरे पास क्या 30 इंटू 40 इजिकल टू, माइनस करो 12 हुआ, 12 हुआ ना, तो 12 इंटू V2, सो दिस इम्प्लॉयज दैट वाट, कि V2 जो हो जाएगा मेरा 30 गुणे 40 बटे 12, तो ये 4 बार में जाएगा, और ये 10 बार में, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 100। तो दूसरा वाला 100 मीटर पर सेकेंड में उड़ा, ऐसा 48 है यार, मैं 40 लिख के घूम रही हूँ, सॉरी 48 है, तो ये एक बार में होगा, और ये हो जाएगा 120, ठीक है, ओके। कैसे निकाले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला है हमने। अगर इसके प्रैक्टिकल हम देखना चाहें कि कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो मान लो मैंने बुलेट फायर किया, तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन तो तुम लोग बोल देते हो न्यूटन के थर्ड लॉ है तो बैकवर्ड जाएगा और ये करेगा, एक्चुअली जो गन है वो रिकॉयल करती है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में कशाक करके किक देती है, ठीक है। तो जब ये कछाक करके किक देती है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लगा कि आपका बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम, ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपके बुलेट और गन का मोमेंटम फायरिंग के बाद। तो इनिशियली चीज़ें क्या थी, 0 थी, सब कुछ स्टिल था, इनिशियल एवरीथिंग इज स्टेशनरी, तो सारी चीज़ें तो 0 होगी, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, मान लो मास ऑफ द गन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, मास ऑफ द बुलेट ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mv इजिकल टू माइनस ऑफ mv, हो जाएगा कि नहीं, माइनस साइन आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड रिकॉइलिंग होगा, इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, माइनस m अपॉन कैपिटल M इजिकल टू वेलोसिटी, निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बोला जाता है क्या, कि जो गन को कंधे पर रखा गया है वो थोड़ा सख्त टाइट करके पकड़ना चाहिए, वरना आपका कंधा जो होगा टूट जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपका कंधा जो होगा टूट जाएगा, क्योंकि बॉडी की जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी होती है वो तो ज़्यादा है, ठीक है। कंधा हर्ट हो सकता है, टूट सकता है, चोट लग सकती है, क्योंकि बैकवर्ड मोशन जो गन का वो होता है उसी को रिकॉइलिंग कहते हैं, और वो काफ़ी अच्छा होता है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। देखे होंगे कि बोट को पकड़े रहना पड़ता है, कि क्योंकि जब शोर से बोट में जाती है तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है, ये भी उसी का ही मोशन है। फिर अगर आप ये सारी चीज़ें आपको न्यूटन थर्ड लॉ में भी आप लोग बोलते हो, बट ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आप उसके वेलोसिटी ये वो सारी चीज़ों को प्रूव करते हो बेटा। इवन आप जब ये रॉकेट को छोड़ते हो ना, तो रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है कि रॉकेट आप जब फ्यूल जो उसके भीतर का होता है वो गैस कम जलती है, कंबर्जन होता है गैस का, तो जब गैस का कन्वर्जन होता है, बर्न होती है गैसेस, तो रॉकेट क्या होती है, लार्ज वेलोसिटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में और प्रोवाइड करती है रॉकेट को ऊपर, रॉकेट को अपथ्रस्ट फेंकती है, ठीक है, उसके फ्यूल के बर्न होने के वजह से उसके बाद वेलोसिटी आती है, क्लियर, क्लियर है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि जितना जितना फ्यूल बर्न होगा रॉकेट का मास उतना कम होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी उतनी की उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। देखना ये लिखा भी होगा आपके इसमें, कांस्टेंट, हाँ ये देखो लिखा है, अ मोर एंड मोर फ्यूल गेट्स बर्न द मास ऑफ द रॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड लीड टू द इंक्रीजिंग इन द, ये आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना, 1 नंबर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, वैसे टाइप के क्वेश्चन में ये आपको चिपका देगा। आगे बढ़ते हैं।
और भी एग्जांपल है एस्ट्रोनॉट स्पेस वाला, जिसमें स्पेस शिप्स जो होती हैं रिटर्न करे तो उसके लिए हमें डायरेक्शन ऑपोजिट में वो मूव करना पड़ता है। फिर आपके फ्रिक्शनलेस फ्लोर्स का हो गया, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ डालता है वो हमें, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो जब हम फ्रिक्शनलेस अगर हम डिज़ायर करें तो हम धड़ाम से हो जाएंगे मुंह के बल, ठीक है। सो एक चीज़ और है, समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस क्या हैं। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस जब एक ही पॉइंट पर सारे फोर्सेस लगते हैं तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करी है कि जैसे कि एक पॉइंट O है और इस पॉइंट पर आपके फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे कि मान लो इस साइड में आपका F1 लग रहा है, इस साइड में आपका F2 लग रहा है, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट इसका डायगोनल है F3। अब F3 क्या है, F3 एक्चुअली इसके रिजल्टेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा, क्लियर। जब रिजल्टेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी F3 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो या तो मैं इसको वापस इधर लाऊं तो F3 कुल मिला के सारी चीज़ें क्या हो गई, जीरो हो गई, क्लियर। तो ये मैंने क्या कहा, ये मैंने इक्विलिब्रियम कहा, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस, ठीक है। अब इससे हम निकालना क्या, ये निकालेंगे, जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। देखिए क्या है कि क्या है हमारे पास, देखिए ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, जो वेक्टर्स का हम लोग करते हैं। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। यानी कि अगर F1 ऐसे है, F2 ऐसे है और F3 आपका ऐसे है, क्लियर। F1 F2 F3, तीसरा वाला नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में था तो अभी तो रिजल्टेंट सारे मिलके जीरो आ गए। लेकिन निकालना क्या चाहता है, ये निकालना बेटा जी ये चाहता है, लैमीज को निकालना चाहता है। ये देखिए निकालना वो लैमीज थ्योरम को चाहता है। और लैमीज थ्योरम क्या कहता है बताओ, लैमीज थ्योरम कहता है कि दो जो आर्म्स लेंगे उसके ऑपोजिट का एंगल का रेशियो है, यही ना, यही ना, कि अगर मैं ये आर्म ले रही हूँ तो इसके ऑपोजिट एंगल को लूँगी, अगर ये आर्म ले रही हूँ तो इसके ऑपोजिट के एंगल को लूँगी, अगर ये आर्म ले रही हूँ तो इसके ऑपोजिट के एंगल को लूँगी। तो मैंने अभी बताया भाई ये F1 है, ये F2 है, F1 F2 के जो रिजल्टेंट है उसका ही आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में F3 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लैमीज थ्योरम लगाया उसने और लैमीज थ्योरम से ये निकाला है, क्लियर। देखो ना F1 के ऑपोजिट आर्म क्या है, अल्फा है, F2 आर्म के ऑपोजिट बीटा है और F3 आर्म के ऑपोजिट गामा है। अगर मुझे एंगल्स पता है तो मैं इजीली फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखो मेन प्रॉब्लम हमारा, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसके, ये इसके। मैम एक बार आप मुझे